ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है और ये किसी भी लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्यों? आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और ये डे टू डे बेसिस पे यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको खुद भी नहीं पता आप डे टू डे बेसिस पे कितने सारे एग्रीमेंट्स में एंटर होते हैं और कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्ट में बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे नोट्स के साथ, जिससे अपन को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोज़ ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं ये, और ये हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ये एक शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर एस के। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स जाते हैं इनके पास और बोलते हैं सर मुझे नीड है एक डेयरी मिल्क की। वे ऑफ़र देते हैं किसको? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई उसके बदले में, मिस्टर वाई ने ये तो डेयरी मिल्क तो दे देता है और उसके बदले में क्या लेता है? मनी। क्योंकि आपको तो पता ही है आज के टाइम में विदाउट मनी कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट ईज़िली तो बनता नहीं है। एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई पार्टी है जो कि आके ऑफ़र दे, मतलब प्रपोज़ल। और अगर सामने वाली पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है तो बन जाता है प्रॉमिस। तो अपन को पता चला इसमें दो पार्टी होती हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ये अपन को कैसे पता चला? प्रॉमिसर वो पर्सन होता है जिसने प्रॉमिस किया है और प्रॉमिसी वो पर्सन होता है प्रॉमिसर वो पर्सन होता है जिसको प्रॉमिस मिला है और प्रॉमिसी वो पर्सन होता है जिसने प्रॉमिस किया है। प्रॉमिसर क्या होता है? बेसिकली जो प्रपोज़ल देता है, और प्रॉमिसी क्या होता है? जो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है। अब इस केस में प्रॉमिसर कौन हुआ? प्रॉमिसर हुए मिस्टर एक्स, प्रॉमिसी कौन हुए? मिस्टर वाई। तो सिंपल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? पहले होगा एक ऑफ़र प्लस उसकी होगी एक्सेप्टेंस, उसके बाद ये बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद उसमें ऐड होगी कंसिडरेशन, मतलब समथिंग फॉर रिटर्न। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में समथिंग फॉर रिटर्न क्या था? एक्स भाई साहब को मिल रही थी डेयरी मिल्क और वाई भाई साहब को मिल रहे थे पैसे। ये हो गया कंसिडरेशन, ये हो गया कंसिडरेशन। जैसे ही कंसिडरेशन ऐड हो जाता है प्रॉमिस के साथ, वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को में जब जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, जो कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन हैं,
वो ऐड हो जाती हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बोला जाता है एवरी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सेक्शन 10 बताता है अपन को, जो कि ये बोलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं जिनमें ये एसेंशियल्स पूरे होते हैं। फ्री कंसेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मतलब माइनर नहीं होने चाहिए वो लोग, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब मान लो कंसिडरेशन के बदले में आप दे रहे हो कोकेन जो कि इनलीगल है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक लीगल चीज़ का होता है, इनलीगल चीज़ का नहीं होता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसलिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए बोला जाता है ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट तो होंगे ही, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। बस सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हों वो ज़रूरी नहीं। इसको अपन एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। वो एग्ज़ाम्पल होगा, सपोज़ ये मिस्टर फिर से एक्स हैं जो कि लॉयर हैं, मतलब इनने लॉ की डिग्री है इनके पास। अब इन भाई साहब को बनना है जज। तो जज बनने के लिए इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे जज बनेंगे। पहले तो क्या है, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी। दूसरा, प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो तब जाके ये क्या बनेंगे, जज बनेंगे। तो प्री मेंस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद ये जज बनेंगे। तो क्या अपन ये कह सकते हैं इस एग्जांपल से कि सारे जो जज होते हैं, ऑल जज आर लॉयर्स, मतलब लॉ तो उनने किया ही है और लॉयर्स भी होते हैं, बट नॉट ऑल लॉयर्स आर जज। ये वही सेम रूल अप्लाई होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स के साथ सेक्शन 10 की अगर कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाके वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो होता ही है। इससे अपन को ये समझ में आया। अब ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने भी देखा डे टू डे डीलिंग में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है। अगर ये एक्ट नहीं होगा तो कौन सा एक्ट बताएगा कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होंगी पार्टीज़ की। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यही एक्ट बताता है। अब मान लो
दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लाइक ए सेड टू बी कि इस रिस्पेक्टेड डे पे मुझे तुम ये गुड्स डिलीवर कर देना। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होगा और बी जो है वो ब्रीच कर देता है, तो ए रेमेडी कैसे मांगेगा भाई? तो रेमेडी मांगने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होना नेसेसरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि इन केस अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो आप रेमेडी को कैसे क्लेम करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक टाइप का सब्सटेंटिव लॉ है जो कि बताता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एक्ट का आना इसलिए ज़रूरी है। अगर कोई एक्ट ऐसा होगा ही नहीं जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बताए, तो आप ये बताओ कि देश भर में इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कैसे डील करे जाएंगे? उसको तरीके से डील करने के लिए ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आता है। एंड इवन आपको पता है कि ये ब्रिटिशर्स का टाइम का लॉ है, जो कि फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872। मतलब ब्रिटिशर्स को भी ये पता था कि अगर ऐसा कोई एक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करे तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए ये इतना पुराना लॉ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे बेसिस पे होता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिसाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। और अब अपन एक ब्रीफ आउटलाइन से समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का सफ़र क्या होता है, जिससे अब बहुत ही अच्छे तरीके से अपन को ये क्लियर हो जाए। तो पहले होगा एक ऑफ़र प्लस उसका एक्सेप्टेंस। जैसे ही ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है प्रॉमिस। मतलब सामने किसी ने ऑफ़र दिया और दूसरी पार्टी ने उसका एक्सेप्टेंस किया, ये बन जाता है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टीज़ को क्या क्या मिल रहा है, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। और एक बार एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सिएबल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो सेक्शन 10 के फुलफ़िल होने की होती है। तो ये बेसिक रक्स है इसका। चलिए अब अपन जाते हैं बियर एक्ट पे, जो कि अपन को और क्लियर करेगा कि कैसे क्या करना है। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्ट नंबर 9 है ऑफ 1872। मतलब ये 9th नंबर का एक्ट था। कब का? 1872 का। अब तब प्रेसिडेंशियल एसेंट तो होती नहीं थी, तब होती थी वॉइस रॉय की एसेंट। तो वॉइस रॉय ने इसको एसेंट दी थी 25 अप्रैल 1872 को। प्रियम्बल क्या बताता है इसका? वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये एक लॉ है जो कि डिफाइन करता है, अमेंड करता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका शॉर्ट टाइटल क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो इस एक्ट को बुलाया जाएगा दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया। कब से? 1 सितंबर 1872। अब ये इन्फोर्समेंट में कब आया था? 1 सितंबर 1872। ऑल दो पहले इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता था कि इसी डेट पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो भी फोर्स में आया था, बट अब वो नेसेसरी नहीं है।
क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आ चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि कब फोर्स में आया था? 1 जुलाई 2024 को। अब सेविंग्स क्या बोलता है इसका? नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, nor any uses or custom or trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of the act। कोई भी प्रोविजंस स्टैचू के वो इफेक्ट नहीं करेंगे किसी एक्ट और रेगुलेशन को जो कि रिपील नहीं की गई है, यूजेज या कस्टम को जो कि कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे हैं। जब तक वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है इस एक्ट से, तब तक उस पर कोई असर नहीं आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक क्लास लेता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो अब थोड़े मैं आपके लिए नोट्स भी लाया हूँ, तो उन्हें रीड कर लेना चाहिए अपन को, जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। अब जैसे आप समझते हैं इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है जब वाइसरॉय ने इसको असेंट दी थी, वो है 25 अप्रैल 1872। अब ये कब फोर्स में आया था, कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। अब ये अपन थोड़ा बहुत रीड इसलिए कर लेते हैं, वैसे तो नेक्स्ट क्लास से ही होगा, बट बेसिक समझने के लिए। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में प्रपोजल की डेफिनेशन बताई गई है। जब कोई पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन टू डूइंग फ्रॉम एनीथिंग फॉर ऑब्टेनिंग दी एसेंट, मतलब कोई पर्सन, अब इसे अगले टर्न से ही करेंगे क्योंकि फिर ये क्लास लेंथी हो जाएगी। अभी तो आज मैं आपके लिए बेसिक इंट्रो के साथ आया था, जो कि जानना ज़रूरी था। बेसिक इंट्रो में एक और चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो है ये कि अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि डील करता है सेक्शन 1 से लेके 75 तक, जो कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट से, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। और जो पार्ट 2 है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। जैसे इसमें आ जाता है बेलमेंट, एजेंसी, इंडेमनिटी। और ये भी मैंने आपको आज बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों ही एक डिफरेंट थिंग्स होते हैं। अब जो एग्रीमेंट होता है उसमें आता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होकर बन जाता है एग्रीमेंट। और जो सारे अपने क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए एग्रीमेंट। ये इसलिए बेसिकली बोला जाता है। तो अगर आज ही क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और आपको रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन आते रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।